खबरों के आगे और पीछे बहुत कुछ कहा और कहा रह जाता है। इन परतों को एनालाइज करके हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बड़ी खबरें। सबसे पहले आंकड़े क्या होते हैं जो हम तमाम एग्जिट या ओपिनियन पोल के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं या तमाम पोल के जरिए प्रस्तुत करते हैं। दरअसल आंकड़ों के जरिए आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो आपके मन में है वही आम जनता जानती है, और इन आंकड़ों को या इनकी जादूगरी को जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आंकड़े दरअसल किसी अच्छी बात को या किसी बुरी बात को, जो कि एक ही आंकड़े से निकल रहे हैं, उसे सामने रखने का एक अच्छा जरिया होता है। और इस बार लोकसभा के चुनावों के ठीक पहले ऐसे कई आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे जिसमें एक दल या एक समूह अपनी बड़ाई करता दिखाई देगा, उसी आंकड़ों के आधार पर दूसरा दल या दूसरा समूह अपनी बड़ाई करता दिखाई देगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करता दिखाई देगा। तो आज आंकड़ों का इस गड़बड़ झाल को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। उनके पास 10 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर, लेकिन 2 सांसदों को सक्रिय तौर पर छोड़ दिया जाए तो बाकी 8 सांसद लगभग न के बराबर उनके समर्थन में कुछ भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि लगभग 15 दिन से ज्यादा का वक्त वो जेल में बिता चुके हैं। अपनों ने ही साथ छोड़ दिया है, ऐसा क्यों? फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मध्य प्रदेश की कहानी, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या बन रहा है राजनीतिक समीकरण। क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पर अपना एकाधिकार 2014-2019 के बाद 2024 में भी बहाल रख पाएगी या वहां कांग्रेस सेंध लगाएगी? और इसके साथ साथ हम आपको यह भी आज बताने की कोशिश करेंगे कि आज तक तमाम लोकसभा चुनाव जितने हुए हैं देश में 17 से के आसपास, इन सभी चुनावों में उतना खर्च नहीं हुआ जितना इस बार के चुनाव में खर्च होने जा रहा है। लेकिन क्या इस खर्च से देश पर बोझ पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके ठीक विपरीत अर्थव्यवस्था को इससे गति मिलती है, यह समझाएंगे आपको। तो आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बस 16 तारीख को आपको लोकसभा चुनाव को लेकर कई चैनलों पर या कई जगहों पर ओपिनियन पोल आते हुए दिखाई देंगे। इसमें आंकड़े होंगे जिनके आधार पर एनडीए समूह यह कहता दिखाई देगा कि देखिए, हमने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरकर अपने आप को तीसरी बार के लिए सामने रख दिया है। या फिर दूसरा समूह सामने होगा जो कि विपक्षी दलों का है, जो यह कहेगा कि देखिए लोग कितने त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तरह तरह की इस तरह की दलीलें सामने आएंगी और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार आंकड़े तो एक ही सेट होते हैं, फिर इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन कैसे निकलता है? तो यह पूरा जो एक आंकड़ों का जो जाल है, इसे आज हम आपको समझाते हैं। और वो इस तरह से, क्योंकि CSDS लोकनीति ने एक बहुत विस्तृत सर्वे किया है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इसके जवाब दिए हैं। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम बताया जा रहा है इसमें। तकरीबन 55% शहरी मतदाता और 45% ग्रामीण मतदाताओं से बातचीत की गई है। 400 से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर यह सर्वे किया गया है, जिसके आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अब मजेदार बात यह है कि CSDS के इन आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के मुद्दे उठा रहा है, और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी व्यक्ति है वो सीधे यह कहता है कि देखिए लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर हुई है, लोगों का विश्वास देश में बढ़ा है, सरकार पर भरोसा बढ़ा है, सरकारी संस्थानों पर भरोसा बढ़ा है, और राम की आस्था आज पूरे देश को एक नई गति दे रही है। आंकड़े एक सेट है, लेकिन इंटरप्रिटेशन 2 अलग अलग है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप एक बर्ड्स आई व्यू, यानी कि दोनों पक्षों को देखते हुए आंकड़ों के इस पूरे जादूगरी को समझें। और इसी जादूगरी को आज हम आपके सामने समझा रहे हैं, ताकि जब आपको 16 तारीख या उसके बाद जब एग्जिट पोल होगा 1 जून को, उस समय जब तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, तब आपके लिए जरूरी होगा कि आप भी इस बर्ड्स आई व्यू के आधार पर अपनी राय कायम कीजिएगा। तो सबसे पहले इस सर्वे में क्या निकल कर आया? लोगों के सामने सवाल पूछा गया कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह सवाल लोगों के सामने पूछा गया। लोगों ने कहा महंगाई का मुद्दा हमारे लिए बड़ा है। 23% लोगों ने माना कि महंगाई हमारे देश में बढ़ी है। बेरोजगारी उससे भी बड़ा मुद्दा
27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है साहब। 13% लोग मानते हैं कि बीते 5 साल में देश में तरक्की काफी हुई है। भ्रष्टाचार 8% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंदुत्व और हिंदू धर्म भावना की रक्षा 2% लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह तो हो गया कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आपके लिए क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1952 से लेकर आज तक भ्रष्टाचार और महंगाई ये दो ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर सिर्फ एक बार भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार गई है और महंगाई के नाम पर आज तक भारत में कोई सरकार बदली नहीं है। यह आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि महंगाई की बात हमेशा होती जरूर रही है, लोग महंगाई से त्रस्त जरूर रहते हैं, लेकिन महंगाई को लेकर सरकार बदले हों ऐसी संभावनाएं न के बराबर रही हैं। एक दिल्ली के विधानसभा चुनाव का मामला सामने है जहां प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो हो गई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की सरकार को उस वक्त हारना पड़ा था। जब माइन्यूटली इसका पूरा डेटा एनालाइज किया गया तो यह पता चला उस वक्त कि हार इसलिए नहीं हुई थी कि प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई थी, हार इसलिए हुई थी क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर रह रहे गैर दिल्ली के जो जन्मजात नागरिक हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी, पंजाबी वोट कम था, इसलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो महंगाई कभी मुद्दा नहीं रहा, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो चलिए हम बेरोजगारी के इस मुद्दे को जिसे विपक्ष बड़े पैमाने पर भुना रहा है आपके सामने रखते हैं। औसतन आज ये माना जा रहा है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें 62% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है साहब। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 62% लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्र में 65% लोगों का कहना था कि बेरोजगारी बढ़ी है। बाकी लोगों ने कहा कि नहीं साहब, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। अब इस आंकड़े को थोड़ा सा और आगे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या साबित होता है, बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? जब यह सवाल पूछा गया तब इसका जवाब अपने आप में बड़ा रोचक हो जाता है साहब। उन तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी की अगुवाई की सरकार नहीं है, वहां के रिस्पोंडेंट्स ने बड़े पैमाने पर कहा कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है बेरोजगारी के बढ़ने के लिए, इसीलिए इसका औसत बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो जो फाइनल टैली निकल कर आई उससे यह निकल कर आया कि 21% लोग मानते हैं, 10,000 के आसपास जो टोटल नंबर है उसमें से 21% मानते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी। 17% मानते हैं कि राज्य सरकार की गलती से बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि 57% मानते हैं कि दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की यह विफलता है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। अब सवाल यह है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या विपक्ष ने कभी कहा कि उनकी राज्य सरकारों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है? नहीं ना। विपक्ष ने बहुत सीधे तौर पर 21% का आंकड़ा पकड़ा और कहा कि देखिए 62% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये आंकड़ों की जादूगरी है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके साथ साथ आइए अब जरा कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई के ऊपर जब यह पूछा गया कि भाई यह बताइए कि महंगाई का क्या आलम है, तो 71% लोगों ने कहा कि महंगाई पहले से बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बीते 5 सालों में महंगाई बढ़ी है। 13% लोगों ने कहा कि महंगाई जितनी पहले थी लगभग उतनी ही है, और 13% लोगों ने कहा कि महंगाई दरअसल घट गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो 70% के आसपास लोग मानते हैं कि बीते 5 साल में महंगाई बढ़ी है। 30% के आसपास लोग कहते हैं कि नहीं जी, महंगाई बढ़ी नहीं। अब इसमें मजेदार आंकड़ा अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। जब आप ये बात करते हैं कि ये महंगाई की बात कौन करता दिखाई दे रहा है, तो महंगाई का सबसे ज्यादा असर कहां और किसके ऊपर है? गरीब तबके के लोग कहते हैं कि 76% उनके अंदर मानना है कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई है। मध्य वर्ग ने कहा 66% महंगाई बढ़ गई है। अपर क्लास, जो कि मनीड क्लास है, जिसके पास कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा की आमदनी है, जिसको हम अपर क्लास की श्रेणी में मानते हैं, 68% लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है। तो यानी कि हर क्षेत्र में, हर इनकम ग्रुप में, हर ब्रैकेट में महंगाई बढ़ने की बात लोगों ने मानी। और महंगाई बढ़ेगी क्यों नहीं, जब देश में आर्थिक प्रगति भी हो रही है। इन्फ्लेशन कोरोना की वजह से इस देश में बड़े पैमाने पर बढ़ा, दुनिया के तमाम देशों में भी बढ़ा,
दुनिया के तमाम देशों में भी महंगाई बढ़ी और हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो क्या बीते 5 सालों में भारत में महंगाई न बढ़ेगी, कीमतें न बढ़ेंगी? क्या यह संभव है? मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हमारे देश में सोने की कीमत क्या है? 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। आज से 5 साल पहले सोने की कीमत क्या थी? सोने की कीमत हमारे देश में तकरीबन 35,000 से 40,000 रुपए के बीच में थी। अब लोग कहेंगे देखिए भारत का पैसा कितना डिवैल्यू हो गया है, लेकिन जब आप अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देखेंगे तब आप इस बात को स्पष्टता से समझ सकते हैं। आज से 5 साल पहले अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 1700 अमेरिकी डॉलर में 1 ट्राउंस सोना खरीदा जा सकता था। आज 1 ट्राउंस सोने की कीमत तकरीबन $2300 है। $600 कीमत बढ़ गई सोने की। और यही हाल भारत में भी हुआ है। तो फिर महंगाई कहां बढ़ी? अगर महंगाई अमेरिका में है तो क्या हिंदुस्तान में महंगाई नहीं होगी? जो आंकड़ा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है वो अब आपके सामने हम CSDS का ही प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल यह पूछा गया कि जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ है? बेहतर हुआ है, वैसा ही है, खराब हो गया? तो साहब यहां आंकड़े आते हैं। 48% रिस्पोंडेंट ने कहा कि बीते 5 साल में जीवन का स्तर बहुत अच्छा हो गया है भारत में। 14% कहते हैं कि वैसा ही है साहब, जैसा हम पहले खाते थे, पीते थे, मौज करते थे, आज वैसा ही है। 35% लोगों का कहना है कि जीवन का स्तर गिरा है। यानी कि 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बीते 5 साल में भारत में जीवन का स्तर बेहतर हुआ है। अब यहां पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं से। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जीवन स्तर बढ़ रहा है और अच्छा है, यह 50% से ज्यादा परसेंट लोग मान रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदारी या श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? केंद्र सरकार को? क्या विपक्ष इसे देने को तैयार है? और अगर जीवन स्तर बेहतर हो रहा है तो क्या वाकई में देश में बेरोजगारी और महंगाई भी उसी स्तर पर बढ़ रही है जिस स्तर पर जीवन स्तर बेहतर बन रहा है? इसके साथ साथ एक और आंकड़ा आप सब लोगों के लिए जो कि बहुत जबरदस्त है। जीवन स्तर अच्छा इसलिए बढ़ रहा है कि 22% लोग ये मान रहे हैं कि बचत के साथ साथ जरूरत पूरी हो रही है। 100 में से 22% लोग मान रहे हैं कि बचत के साथ साथ जीवन अच्छी चल रही है। 36% मानते हैं कि जरूरतें पूरी हो रही हैं लेकिन बचत पहली जैसी नहीं है। और 12% मानते हैं कि बचत के आसपास कुछ भी नहीं है और जीवन पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। बाकी लोगों ने कोई राय प्रस्तुत ही नहीं की है। यानी कि इससे क्या निकल कर आता है? जीवन अच्छा चल रहा है, बचत हो रही है या ज्यादा हो रही है? 50% से ज्यादा लोग ये मानते हैं हिंदुस्तान में। 400 लोकसभा सीट में अगर ये लोगों का मानना है तो क्या वाकई में आज देश में तरक्की नहीं हो रही, लोगों का विकास नहीं हो रहा? यह आपके लिए सोचने की आवश्यकता है। फिर एक आज सवाल पूछा गया कि भाई सबका विकास हुआ क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही नारा 2013-14 में था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें और कई नारे जोड़े। तो आइए इसके आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 48% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि देश में सबका विकास हुआ है। 48%। 32% ये कहते हैं भाई साहब सिर्फ अमीर बढ़े हैं। 15% कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। यानी 48% ये मान रहे हैं कि देश में हर तबके में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को काफी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये आप देखिए। और इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं कि आज तुलनात्मक स्थिति क्या है, महंगाई बढ़ी है 71% मानते हैं। खरीदने की क्षमता, हमारी सामान खरीदने की क्षमता पहले से दूनी हो गई है पिछले 5 साल में। और 48% ये मानते हैं कि हमारा जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो क्या वाकई में आज हम 5 साल में बेहतर हुए हैं या उससे ज्यादा नीचे चले गए हैं? ये बातें इसलिए आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक अलग कला होती है। अब जरा हम बात करते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाना लोगों के लिए पसंद आया कि नहीं आया। 34% लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना बिल्कुल सही है। माफ कीजिएगा, सॉरी, सवाल मैंने गलत आपके सामने रखा। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया जाना, धारा 370 को खत्म किया जाना सही है कि नहीं। 34% ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। 16% ने कहा कि सही जरूर है लेकिन जिस तरीके से किया गया शायद वो सही नहीं था।
यानी कि 50% से ज्यादा भारत के लोग मानते हैं धारा 370 को हटाया जाना बिल्कुल सही था। 8% कहते हैं कि नहीं ये गलत है, जबकि 20 से 22% लोग ये कह रहे थे कि साहब इस पर हमारी कोई राय ही नहीं है। एक और बड़ा मसला जो आपके सामने है, अब इसके इंटरप्रिटेशंस में आगे आपको बताऊंगा। G20 का सम्मेलन भारत में क्या गया, G20 सम्मेलन से क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि G20 के बारे में लोगों को जानकारी मीडिया से मिली, यह 73% लोग मानते हैं, 63%, जबकि 37% यह कह रहे थे कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं थी। यानी हमारे देश में अभी भी ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है जो कई चीजों को समझ नहीं पाता, समझाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ हम सीधे जंप करते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर का मुद्दा क्या हिंदू पहचान को मजबूत करता है? 48% लोगों ने कहा कि हां, यह हिंदू पहचान को न सिर्फ मजबूत करता है बल्कि यह बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए। 25% लोगों ने कहा नहीं साहब, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 24% लोगों ने कहा इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर बना या नहीं बना, लेकिन राम मंदिर बन गया, चलिए ठीक है। अब राम मंदिर बनने से सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ी है या घटी है, इसके बारे में जो सर्वे है ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा आपके सामने रखता है। 31% हिंदू मानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा है। 13% मुसलमान मानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा है। खाई बढ़ी है ऐसा 22% हिंदू कहते हैं, जबकि 32% मुसलमान मानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ गई है। 27% हिंदू और 24% मुसलमान कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू और मुसलमानों के संबंधों पर, और 20% हिंदू और 26% मुसलमानों ने इस पर अपनी कोई राय सामने नहीं रखी। यानी कि इस पूरे मामले पर जिस तरह की सोच लोगों के दिमाग में भरी जा रही है, वही सोच लोगों पर हावी हो रही है। अब जरा यह देखिए, जो कि भारत के सेकुलर फैब्रिक के लिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भारत एक सेकुलर देश है? क्या भारत एक सेकुलर देश है? तकरीबन 80% लोगों ने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है जहां सभी धर्मों को उतनी ही तरजीह दी जाती है। सिर्फ 11% लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब कोई हमें यह समझा दे, मैं आपके सामने इसलिए यह सवाल रखना चाहता हूं कि कोई यह समझा दे कि क्या 11% हिंदू ही जब यह मानते हैं कि हिंदू आगे होने चाहिए, तो क्या यह अपने आप में भारत सरकार पर या बीजेपी पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं? कैसे कहा जा रहा है आज कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में देश में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू कर पूरे देश को पोलराइज कर दिया गया है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। मैं ऐसे कई आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें तो इससे पूरा आंकड़ा और इससे साथ साथ इससे पूरा क्या निवेश निकलता है। सबसे बड़ी बात और मोटी बात यह निकल कर आती है कि देश में खुशहाली बढ़ी है। बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन यह आम जीवन का मुद्दा है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, और नेचर ऑफ जॉब के बदलने की वजह से अब लोगों को अपने आप को नए तरीके से ट्रेन करना पड़ रहा है। इसके लिए पार्टी कोई भी हो सत्ता में, लेकिन सरकार को ठोस कदम और निर्णायक कदम उठाने होंगे। महंगाई पर काबू कर पाना हर सरकार का लक्ष्य जरूर है, लेकिन कोई सरकार महंगाई को बढ़ने से रोक नहीं सकती, यह बात हम सब मानते हैं। तो कुल मिलाकर जब देखा जाए, अगर देश में तरक्की है, खुशहाली है, और हम हिंदुत्ववाद या पूरे देश को एक सांप्रदायिक रंग से रंगते हुए नहीं दिख रहे, तो क्या वाकई में आज उतनी बुरी स्थिति है जितना कि विपक्ष चाहता है कि हम भरोसा करें? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हमने आपके सामने रखा है। पिछले 20 साल में देश की सत्ता पर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए और उसके साथ साथ फिर एनडीए का शासन रहा। इसके साथ साथ हम आपके सामने एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस कंपैरेटिव एनालिसिस के आधार पर आप जरा देखेंगे कि किस तरह की योजना को कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। इसमें सबसे पहले आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कैसे दोनों सरकारें, यानी कि अगर आप 2004 से 2014 की यूपीए सरकार की बात करें और 2014 से 2024 की मोदी सरकार की बात करें,
तो दोनों सरकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि एक वेलफेयर ओरिएंटेड सरकारें रही हैं, जहां पर लोगों तक बहुत सामाजिक फायदे पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन दोनों सरकारों का अलग अलग रुख रहा और यह कंपैरिजन अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपके सामने बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने गरीबी और उसके साथ साथ तमाम अन्य चीजों पर किस तरह से प्रहार किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये तमाम योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की, जिसके जरिए आज लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिकों को मुफ्त में खाना मिल रहा है, क्योंकि उनके लिए अनाज और तमाम चीजें उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ रोजगार, घर रहने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ स्वच्छ पानी भी मिल रहा है। और ये सारी योजनाएं इसलिए तैयार की गई ताकि बीते 10 सालों में जो कल्याणकारी योजनाओं के एक रिकॉर्ड को हम देख पा रहे हैं, वो बताता है कि कैसे ये कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दी और देश की प्रगति में, लोगों के उत्थान में इसने कितना बड़ा योगदान दिया। अब अगर इसी का कंपैरिजन, इसी तरह की योजनाएं क्या यूपीए सरकार के समय थी, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, ये आपको हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं। 2005 में नरेगा नाम की योजना कांग्रेस सरकार की अगुवाई में शुरू हुई। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान और पीएम आवास योजना को अपने समय में काफी ज्यादा जोर दिया। कांग्रेस ने 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून। लेकिन मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना सामने रखी। मोदी सरकार ने घर घर जल पहुंचाने की योजना सामने रखी, उज्ज्वला मिशन मशीन सामने रखी, आयुष्मान योजना सामने रखी। यानी कि हर सरकार का कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर हम आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह से यूपीए सरकार के समय भी एक योजनाओं की नई सूची थी। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा एक डिफरेंस है यूपीए सरकार और मोदी सरकार के बीच में, वो ये है कि जब यूपीए सरकार की योजनाएं थी, वो आमतौर पर एक बंधे सोच के आधार पर चल रही थी, जिसमें पुरानी सोच को लेकर आगे चला जा रहा था। जोर था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पर, और इस पर ही लाभ देने की कोशिश की जा रही थी। मोदी सरकार ने गियर बदलते हुए जोर किस पर दिया? सबसे पहले लोगों के लिए घर, उसके बाद शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, गैस कनेक्शन, मुफ्त में अनाज, गरीब परिवारों तक तमाम पेंशन निधि और उसके साथ साथ किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। ये तमाम योजनाएं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ दोनों सरकारों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क और हम आपको दिखाने देते हैं। यूपीए सरकार ने जब पुरानी सोच के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा दिया, तो उसने कानूनी रूप पहनाने की कोशिश की। यानी कि हर चीज आपके लिए एक अधिकार के तौर पर था। जैसे कि अगर आप मनरेगा की बात करें तो उसके ऊपर भी रोजगार को एक अधिकार के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। कहा गया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये एक एक्ट के तौर पर सामने रखा गया और कहा गया कि आप सरकार से खाना मांग सकते हैं, कोर्ट में सरकार को ले जा सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरह की तमाम योजनाओं को मनमोहन सरकार ने कानूनी जामा पहनाया। लेकिन मोदी सरकार ने बजाय इसके कि कानूनों की संख्या को और बढ़ाया जाए, जमीन पर काम करना बेहतर समझा। जैसे कि आप देखें, लोगों को आवास दिया जा रहा है। बीते 5 साल में तकरीबन 3 करोड़ परिवारों को रहने के लिए आवास दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 80 करोड़ से ज्यादा लोग 2020 से लेकर अभी तक मुफ्त योजना, मुफ्त खाने का, मुफ्त अनाज का एक पूरा लाभ उठा रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत पहला गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलता है। ये मोदी सरकार ने इस पर एक तरह से अपनी मोहर लगाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए हम आपको सिर्फ कानून नहीं दे रहे, बल्कि अब सरकार ये कहती है कि मैं आपको
सुविधाएं दे रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कुछ ऐसी योजनाएं जो कि दोनों सरकारों में लगभग दिखी, नाम बदल गया। जैसे कि मनमोहन सरकार में इंदिरा आवास योजना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसे पीएम आवास योजना कर दिया गया, यानी कि इसमें से इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया। स्वच्छ भारत योजना, जो कि निर्मल भारत योजना के तौर पर मनमोहन सरकार में शुरू की गई थी, उसे स्वच्छ भारत योजना के तौर पर मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून मनमोहन सरकार ने पारित किया, लेकिन उस योजना के तौर पर उसे पूरे तरीके से कार्यान्वित नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने इसे कार्यान्वित करते हुए प्रधानमंत्री खाद्य योजना बना दिया। मनमोहन सरकार में पीडीएस के जरिए लोगों तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, जिसके लिए 2 या 3 रुपए प्रति किलो अनाज दिया जाता था। मोदी सरकार ने वो 2-3 रुपए भी माफ किया और कहा कि हम आपको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दोनों सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा कि एक पॉलिसी कंटिन्यूटी है। लोगों की जो सकारात्मक सोच थी, जिससे समाज में वेलफेयर मैकेनिज्म बढ़ता दिख रहा था, उन तमाम पॉलिसीज को मोदी सरकार ने कंटिन्यू किया, जबकि मोदी सरकार ने उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया, उसके कार्यान्वयन में कहीं ज्यादा जोर लगाया। मसलन आधार की योजना शुरू की गई थी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, लेकिन 2013 में इसे सिर्फ 105 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही आधार को घर घर में हर व्यक्ति का अधिकार बनाया और इसे जनधन योजना से जोड़ दिया। जनधन अकाउंट खोल दिए, इसके जरिए लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट मिलने लगा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि बीच में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसके बारे में राजीव गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो आम आदमी जिसके पास ये पैसा पहुंचना चाहिए उसे 15 पैसा मिलता है, इस बीच के 85 पैसे के भ्रष्टाचार को मोदी सरकार ने डीबीटी के तहत खत्म करने की पूरी कोशिश की। और इसके साथ साथ कई कानून जो ब्रिटिश जमाने से हमारे देश में चले आ रहे थे, जो हमारी प्रगति के रास्ते में गतिरोध के तौर पर सामने थे, उन तमाम कानूनों को भी मोदी सरकार ने निरस्त किया, जिनके तमाम अभी आप सूचना अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे तमाम कानून जो ब्रिटिश के जमाने से चल रहे थे और बीते 70 साल में उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, उन तमाम कानून को भी मोदी सरकार ने बदला और उसके साथ साथ रद्द किया। 300 से ज्यादा कानून जो हमारे देश में कार्यान्वित थे, जो कि देश की प्रगति में बाधा थे, चाहे वो लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कहें, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कहें, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स की बात कहें, इन सभी क्षेत्रों के कानून को मोदी सरकार ने निरस्त कर देश को एक नई गति दी। यानी कि जब आप सरकार बनाते हैं तो सरकार इज नॉट जस्ट एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह नहीं है, इट इज अ सरकार, इट इज अ गवर्नमेंट इन कंटिन्यूम, एक सरकार जो कि एक गति के साथ आगे बढ़ती है। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो अभी भी जेल में हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब धीरे धीरे शायद उन्हें इस बात का भी एहसास होने लगा होगा कि जिन लोगों पर उन्होंने बहुत भरोसा किया था, उनमें से कई ऐसे हैं जो अब गायब हैं। हम उनकी सांसदों की बात कर रहे हैं। कहाँ हैं सांसद राघव चड्ढा? बताया जा रहा है कि उनकी आंख ठीक नहीं है, वो ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़े हुआ करते थे, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने मौका दिया, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कम से कम अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ कहते दिखाई नहीं देते। राघव चड्ढा शांत हो गए हैं, स्वाति मालीवाल भी शांत बैठी हैं, हरभजन सिंह कहीं किसी विरोध में सामने दिखाई नहीं देते, अशोक मित्तल चुप्पी साधे बैठे हैं, दिनेश अरोड़ा चुप हैं, विक्रमजीत सिंह साहनी चुप हैं, बलबीर सिंह सीचीवाल चुप हैं। ये सब वो हैं जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंको बीजेपी के साथ हो चुके हैं। जाहिर सी बात है अब वह अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों बातचीत करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तमाम लोग जो एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के इतने नजदीकी थे, आज कहां हैं? जैसा कि हमने आपको बताया गया कि राघव चड्ढा अपनी आंख की सर्जरी कराने के लिए लंदन गए हुए थे और मार्च के आखिरी हफ्तों में वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके वापस आने को यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वापस आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल के बारे में
तमाम मोर्चे को संभालेंगे। अभी तक ट्वीट्स के अलावा राघव चड्ढा ने कुछ भी नहीं किया। उनकी पत्नी जो उनकी आई सर्जरी के लिए उनके साथ गई थी, फिल्म एक्ट्रेस, वो वापस आ चुकी हैं, अपने काम को वापस रिज्यूम कर चुकी हैं, लेकिन राघव चड्ढा गायब हैं। स्वाति मालीवाल जो कि हाल फिलहाल ही सांसद बनी हैं, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी मानी जाती रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष थी दिल्ली की, वो अमेरिका में हैं। उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बताया गया है, उन्हें कैंसर है, ये जानकारी दी गई। और वो ये कहती रही हैं कि मैं वापस आकर दूध का दूध, पानी का पानी करूंगी, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे बैठी हैं। ट्विटर पर भी उनकी तरफ से बहुत कुछ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह पंजाब से राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा। उन्होंने तो पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई पोस्ट किए, लेकिन सभी आईपीएल के बारे में हैं। आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल या किसी और मसले पर जो कि राजनीति से जुड़ा है कुछ कहने को तैयार ही नहीं होते। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल भी पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को बहुत दूर रख रहे हैं। मित्तल साहब 23 से 27 मार्च के बीच जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय सम्मेलन में थे। वहां से लगातार अपने सम्मेलन के बारे में ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकृत नहीं हूं पार्टी के तरफ से अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ भी कहने के लिए। जरा सोचिए, उनकी पार्टी के नेता, सबसे प्रमुख नेता गिरफ्तार हैं और महाशय उनके बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। पंजाब के एक और सांसद संजीव अरोड़ा रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। उनका यह कहना है कि उन्हें आमंत्रण ही नहीं दिया गया था, इसलिए वो नहीं आए। क्या किसी को आमंत्रण की आवश्यकता थी? लेकिन ऐसा ही होता है साहब। बलवीर सिंह सेजवाल पार्टी के विरोध प्रदर्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी जब एब्सेंस के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। कौन से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं आप, जब आप अपनी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बारे में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? विक्रमजीत सिंह साहनी पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, मैं सिर्फ चुप रहने के लिए आया हूं। पिछले दिनों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ और लेखक खुशवंत सिंह की स्मृति की एक सभा में उन्होंने अपने बातचीत के वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने दो शब्द भी कहना मुनासिब नहीं समझा। अब आखिरकार ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने काफी भरोसा जताया था। ये सारे लोग आज अरविंद केजरीवाल के आसपास से गायब दिखाई देते हैं। प्रमुखता से आपको संजय सिंह दिखाई देंगे, प्रमुखता से आपको 2 मंत्री दिखाई देते हैं और उसके अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिखाई देती हैं। यानी कि 4 आदमी के अलावा आज आम आदमी पार्टी में 5वां बड़ा नेता नहीं है। ऐसा कोई सांसद नहीं है जो कि खड़ा होकर अपने ही नेता की बात कह सके, उनकी गिरफ्तारी पर टिप्पणियां कर सके। कहने वाले तो ये भी कहने लगे हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बहुत आम है कि एक जमाने पर जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम सहयोगियों को काटकर अलग कर दिया था। और यही वजह है कि आज जब वो मुश्किल में हैं तो लोग उनकी से कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए उन लोगों के बारे में भी आपको बता दें जिन्हें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, अंजलि दमानिया, मयंक गांधी, शाजिया अलमी, विनोद कुमार बिन्नी, कपिल मिश्रा, एस धीर, HS फुल्का, ये तमाम वो नाम हैं जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी, इसके साथ साथ अन्ना आंदोलन से जुड़े लोग हैं जो कि उनके साथ मिले जुले रहे थे। लेकिन सब लोगों ने, इन सब लोगों को एक तरह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास, आशुतोष, योगेंद्र यादव, इन जैसे पुराने साथियों की याद आती भी होगी, तो शायद इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज उनके लिए 2 शब्द कहने के लिए भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अगर आप अपने साथ लोगों को लेकर नहीं चलेंगे तो आपके साथ जो आएंगे वो मौका परस्त ही होंगे। शायद केजरीवाल जी को जेल में इस बात की समझ जरूर होगी। आइए अब जरा बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पहले चरण में वोटिंग होनी है। 7 दिन से कम का वक्त बचा है। 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा रखा है।
कांग्रेस भी अपने स्तर पर छोटा मोटा कुछ करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो छिंदवाड़ा है, इसके अलावा और कहीं नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो सीटों पर चुनाव होने वाले हैं वो सीटों के चुनाव हैं सिद्धि, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसमें से छिंदवाड़ा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कमलनाथ के बेटे की ये सीट है और यहां जबरदस्त मुकाबले की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का अपना टारगेट रखा है। पिछले 24 साल में यहां पर 7 चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 चुनावों में अपने समीकरण को बहुत अच्छे से साधते हुए हमेशा बढ़त हासिल की है। अगर आप लोकसभा चुनावों की बात कर लें तो आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 28 जीती 58.5% वोट शेयर के साथ साथ। कांग्रेस को एक सीट मिली 34.8% वोट शेयर। अगर आप 2014 के लोकसभा के चुनाव की बात देखें तो 29 में से भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीटें जीती 54.8% वोट शेयर। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 35.4% वोट शेयर। और 2009 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें जीती थी 43.4% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी 40.1% शेयर के साथ और उस वक्त बीएसपी का वोट शेयर 5.9% था, एक सीट बीएसपी के पास थी। लेकिन बीते 2 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 27 और 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीती हैं। यह बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना पूरा दमखम झोंके हुए है। ऐसे में छिंदवाड़ा की सीट पर सबसे ज्यादा क्यों लड़ाई हो रही है? वो इसलिए क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा ही एक ऐसा कांग्रेस का गढ़ है जिसे भारतीय जनता पार्टी फतह करना चाहती है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई थी और यहां पर माना जाता है कि कमलनाथ का जबरदस्त जोर है, उनके परिवार का पूरा पकड़ है। इसकी वजह से छिंदवाड़ा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं? दरअसल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ मंत्री रहे बल्कि अपने पूरे खेमे के साथ बीजेपी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात में जो एक जोर दिखाई देता है वैसा ही मध्य प्रदेश में भी है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश में संघ परिवार की पैठ बहुत जबरदस्त है। अगर आप गुजरात को छोड़ दें तो शायद मध्य प्रदेश वो दूसरा राज्य है जहां पर संघ परिवार की पकड़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीते 10 सालों से काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब सवाल यह उठता है कि एक जमाने में मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज कांग्रेस की स्थिति वहां इतनी खराब क्यों है? जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले कांग्रेस में खेमेबाजी बहुत बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में थे और उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने वहां पर सिर्फ हार और पतन ही देखा है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि 2019 के बाद से बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। ऐसा लगता है कि अगर गेट खोल दे भारतीय जनता पार्टी तो शायद ही कांग्रेस का नाम लेवा कांग्रेस में बचेगा। यह स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में मध्य प्रदेश में जो दिखाई देती है वो ये है कि कांग्रेस के पास एक भी कुशल नेतृत्व के लायक चेहरा मध्य प्रदेश में नहीं है और ये आज कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी है जिसका खामियाजा दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा जब कमलनाथ के ऊपर भरोसा पूरा किया गया, लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठी कि कमलनाथ ने चुनाव हरवा दिया। आइए अब आज की आखिरी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सब जानते हैं कि चुनावों में जबरदस्त खर्च होता है और खास करके जब आप लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो खर्च तो होता ही है, लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों की बात होती है। लेकिन अनुमान है ऐसा जो कि कई राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक टीकाकारों का है कि इस बार का चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव अब तक भारत का सबसे कॉस्टलीस्ट महंगा चुनाव होने जा रहा है। तकरीबन 1,12,000 करोड़ से लेकर
1,20,000 करोड़ तक का खर्च होने जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि अगर इतना पैसा चुनाव में खर्च होगा तो तकरीबन हर लोकसभा सीट पर 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं साहब। 250 से 300 करोड़ रुपए। और यह खर्च शायद दुनिया के सबसे महंगे चुनाव में से शामिल इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका के बाद शायद हम ही हैं जो इतना ज्यादा खर्च करते हैं। अब इसके साथ साथ चुनावी सीजन में क्या होता है? चुनावी सीजन में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि क्या यह खर्च सिर्फ इसलिए होता है कि जनता को लुभाया जाए? क्या यह खर्च इसलिए होता है क्योंकि लोगों को तक सहूलियतें पहुंचाई जाती हैं? इस पूरे मामले पर हमारी राय यह है कि जब चुनाव में खर्च होता है तो यह खर्च देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। और यह मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक प्रत्याशी हर लोकसभा में तकरीबन 2 से 6 करोड़ रुपए का खर्च करता है। अब यह खर्च सरकार के हिसाब से या चुनाव आयोग के हिसाब से तो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन खर्च इतना हो ही जाता है। कहां कहां खर्च होता है अब आपके सामने ये बताएं। जैसे कि चुनावी रैलियों में, सभाओं में, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, उसके साथ साथ तमाम गाड़ियां रखी जाती हैं, खाने में, ये तमाम चीजें हैं जिस पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है। अब खर्च घोषित अघोषित अलग अलग है, जिसमें पार्टियां अपना खर्च दिखाती हैं, उम्मीदवार अपना खर्च दिखाते हैं, लेकिन हम इसके कानूनी पेच में नहीं पड़ना चाहते। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि जब 1,20,000 करोड़ के खर्च की हम बात कर रहे हैं तो यह खर्च कहां जा रहा है? स्टार प्रचारक जो होते हैं पार्टियों के, विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 45 दिन क्या 54 दिन का पूरा चुनाव का पूरा प्रकरण है। 54 दिन में तो जाहिर सी बात है खर्च होगा ही। चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर की मांग 2019 के मुकाबले 40% बढ़ गई है साहब। तो ये कंपनियां पैसा कमाएंगी, जरा सोचिए। किराया कितना है? आमतौर पर एक हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए 1 घंटे के लिए आपको 3.5 से 4.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं और एक चार्टर्ड विमान के लिए कम से कम 5.5 से 6.5 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है जो आपके सामने है। हमने आपको बताया था कि कैसे इसमें क्लाउड किचन की बात निकल कर आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि खाना खाते हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, खाना खाने की बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे में क्लाउड किचन का ऑर्डर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। लोग वहां पर खाने का ऑर्डर दे रहे हैं। 1.5 लाख लोगों को अगले 2 महीने तक खाना बनाने और इन क्लाउड किचन में काम करने की नौकरियां मिल रही हैं। देखिए इकोनॉमी में बढ़त हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रचार सामग्री कितने बड़े पैमाने पर छप रहा है। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, उसके बाद तरह तरह के झंडे, ये सब छप रहे हैं। ये छपेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारी जैसे लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए भी अच्छा है। ऐड मिलते हैं। हम सभी टीवी कंपनी, अखबार, डिजिटल माध्यम, सब जगह ये प्रचार का एक नया जरिया खुलता है। पीआर एजेंसीज, इनसे जुड़े तमाम लोग जो यहाँ काम करते हैं, उन सबको नौकरी का एक जरिया भी मिलता है। उसके साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ती है। अब गर्मी बढ़ रही है, पानी चाहिए, बॉटल्ड वाटर, नॉन बॉटल्ड वाटर, इसके लिए भी चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी लोगों को इंतज़ाम करना पड़ता है। इसकी बिक्री भी बढ़ेगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोक, थम्स अप, पेप्सी, ये तमाम जो कोला ड्रिंक्स हैं, इसके साथ साथ यहाँ तक कि गन्ने का जूस, इसकी मांग बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है साहब। लोगों के रोज़गार का एक नया अवसर मिल गया है। सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है कि गाड़ियाँ ज़बरदस्त बिक रही हैं। बीते तिमाही में गाड़ियों की जो बिक्री है वो तकरीबन 15 से 18% बढ़ गई है साहब। और ये गाड़ियां सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़कर लोगों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैंपेनिंग करना, कैनवैसिंग करना। तो पूरी ये जो खर्च की जो बात है, ये खर्च बढ़ जरूर रहा है। इस पर नियंत्रण करना चाहिए। चुनाव आयोग इस पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करता है। 1,20,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती, लेकिन अगर ये खर्च हो रहा है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रही है, बहुत सारे लोगों को मजदूरी मिल रही है। मैं आपको बताऊं, आज स्थिति यह है कि खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, क्योंकि उन मजदूरों को बेहतर है कि वो चुनाव की रैली में जाएं। 500 से 600 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है। मजदूरी करके तो 300 से 500 रुपए आदमी कमा सकता है। तो ये स्थिति है आज देश में। तो चुनाव अच्छे हैं, भले ही हम सब के लिए मुश्किल है, भले ही इस पर पैसा बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर देखें तो हल्के अंदाज में ये कहना जरूर सही होगा। दाग जरूर हैं, लेकिन अच्छे हैं। चुनाव है, अर्थव्यवस्था में गति है।